तो वेलकम बैक हमारे मैग्नेटिक साइंस के इस नए प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके लिए एक और नया लेक्चर लेकर आऊँगा और मैं परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चैप्टर जो हमारा है परमाणु संरचना, उसका टॉपिक है बोर का मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल। ये टॉपिक बेटा रदरफोर्ड के मॉडल की तरह ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। और आपको अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है। इसके लिए मैं आपके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम चालू करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से इसको हम देखेंगे क्या है ये क्या नहीं। तो देखिए बोर का परमाणु मॉडल है क्या है कि बोर जी ने क्या किया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी? क्योंकि उन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। क्या बताया उन्होंने? कि इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षा में क्या लगा सकता है? चक्कर लगा सकता है। लेकिन बोर का परमाणु मॉडल ने उसको ठीक करते हुए बताया वो सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। सभी कक्षा में चक्कर लगाने में उसका क्या कहते हैं, सभी कक्षाओं में चक्कर लगाने में उसको तकलीफ होती होगी, इसलिए उसने बताया कि बोर जी ने बताया कि सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। अब देखते हैं क्या बताया बोर जी ने। तो पहले तो मैं कुछ बता देता हूँ इसमें ये क्या कह रहे हैं। सन 1913 ईस्वी में बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को, बोर ने क्या किया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसकी जो कमियां थी इस कमियों को दूर कर दिया। ठीक है, आपकी कमियों को जैसे हम लोग दूर करते हैं, टीचर्स हैं आपकी कमियों को दूर करते हैं, ऐसे कहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को बोर ने दूर किया और अपने एक मॉडल दिया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अपने एक मॉडल दे दिया और उसे नाम रख दिया उन्होंने बोर का परमाणु मॉडल। क्या नाम रखा उन्होंने? बोर का परमाणु मॉडल। और इसकी कुछ परिकल्पनाएं दी थी। उन्होंने बताया, ऐसा रदरफोर्ड कह रहे थे कि सभी कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन बोर ने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ही कक्षाओं में चक्कर लगाता है ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π, चलिए इसको ब्लैक से लिखते हैं, इसको h/2π, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया कथन बताया था उन्होंने कि बोर जी ने बताया कि रदरफोर्ड तो कह रहे थे सभी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, कभी इसमें लगा रहा है फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। ये मैंने कक्षाएं बना रखी हैं, 1 2 3, यहाँ 3 कक्षाएं, n/1, n/2, n/3। इस चित्र में ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसके लिए h/2π का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, h/2π का क्या हो रहा है बेटा? पूर्ण गुणज, यानी कि या तो वो पूर्ण गुणज, इसलिए मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4, जितनी कक्षाएं में चक्कर लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर n का मान रख सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ कहूँ, ये कहूँ कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v एवं वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, यानी जो कक्षा है ना, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो तो कोणीय संवेग बेटा देखते हैं अब उसका कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बेटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका mvr बराबर क्या हो जाएगा बेटा? nh/2π।
ठीक है। एच अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो रहा है। एच यहाँ पर बेटा प्लांक नियतांक है, जैसा कि आपको पता है। एच अपन 2 पाई का क्या हो रहा है, वो पूर्ण गुणज क्या हो रहा है, पूर्ण गुणज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर एन का मान ये गया, एन का मान कहाँ है, ये गया। एन का मान 1 2 3, जरूरी नहीं है 3, ये आगे भी आपका नंबर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा कथन ये कह सकता हूँ, ये पूरा हो गया पहली परिकल्पनाएं हो गई। क्या हो गई, ये पहली परिकल्पना हो गई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा वेग v है तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो तो उसका कोणीय संवेग हम निकाल लेंगे mvr बराबर है nh/2 n का मान होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक गिनती आती है आपको पता। ठीक है, दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ही कक्षा में यानी कि एक स्थायी कक्षा में घूमता रहेगा, है ना। अब रदरफोर्ड कह रहे थे कि किसी भी कक्षा में घूम सकता है, तो किसी भी कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें वगैरह उत्सर्जित करेगा, और उत्सर्जित करेगा तो उसके मार्ग की त्रिज्या घटती रहेंगी। और जब मार्ग की त्रिज्याएं घटती रहेंगी तो परमाणु क्या नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में बैठ जाएगा, जिससे परमाणु क्या नहीं रह सकता है, स्थायी नहीं रह सकता। तो बोर जी ने इसको भी दूर किया। इसको भी दूर करते हुए उन्होंने बताया कि स्थायी कक्षा में घूमते हुए, स्थायी कक्षा में घूमते हुए, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं या नहीं करता है। ठीक है, जिससे परमाणु क्या रह सकता है बेटा, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। बना रहता है, क्लियर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक निश्चित कक्षा में घूमेगा, ठीक है, यानी कि स्थायी कक्षा में घूमेगा, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा, और साथ में जिससे परमाणु क्या रह सकता है बेटा, स्थायी रह सकता है। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, एक निश्चित जगह घूमेगा, परमाणु स्थायी रहेगा, क्योंकि इसी में घूम रहा है, नाभिक में तो नहीं गिर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, तो नाभिक में जब इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो यानी कि परमाणु क्या नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रह सकता है। तो बोर जी ने रदरफोर्ड की एक और कमियों को यहाँ पर दूर कर दिया, तो 2 कमी यहाँ पर उन्होंने दूर कर दी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम रहा है, उस कक्षा को मान लिया nवीं कक्षा, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो nवीं कक्षा में ऊर्जा निकालने के लिए ये देखिए En बराबर माइनस का RH/c में n², माइनस का RH/c में n²। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। और वही कक्षाओं की संख्या, n क्या है बेटा, यहाँ पर कक्षाओं की संख्या, ठीक है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, इन्फिनाइट कर देता हूँ, चलिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये En आ गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा सकता है, तीसरा 2 समझ में आ गए आपको, आ गए थमने। चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तो 2 हमारे हो गए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसके लिए h/2 का पूर्ण गुणज होता है कोणीय संवेग। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और वेग v मान लेंगे और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r मान लेंगे, तो कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2। स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। nवीं कक्षा में ऊर्जा En बराबर माइनस की RH/c में n², और n बराबर कक्षाओं की संख्या है। यहाँ पर अब मैं तीसरा पॉइंट यहाँ साइड में लिखता हूँ, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर हम किसी परमाणु को क्या करेंगे, परमाणु को बाह्य ऊर्जा दें, क्या दें,
वाह्य, बाहर से कहीं से ऊर्जा दें इसको, वाह्य ऊर्जा दें, तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है और उसके बाद वो क्या करता है बेटा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहाँ पर बेटा ये टाइमिंग किसी को पता है क्या, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वहाँ पर 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड, 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड या 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड रुक कर वापस आ जाता है। ठीक है, रुक कर लिख सकते हैं या ठहर कर लिख सकते हैं। ठीक है, वापस निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, वापस निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आ रहा है। यानी कि अगर कोई परमाणु अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, वापस कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। यानी कि पहली कक्षा में जा रहा है, दूसरी कक्षा में जा रहा है, यहाँ पर कक्षा ना जोड़ के हम ऊर्जा स्तर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, ऊर्जा स्तर में लौट आता है। तो इससे वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर को ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो अब ऐसे समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति के घर पर गए, यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति के घर पर गए, दो व्यक्ति के घर पर गए, गरीब के पास गए और अमीर के पास, दोनों के पास आपको ये जाके पता चलेगा किसके पास कितनी संपत्ति है। तो आप ये संपत्ति हमें बता सकते हैं ना कि इसके पास इतनी संपत्ति है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दोनों ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उसे पता है कि दोनों ऊर्जा स्तर में कैसी क्या ऊर्जा है, तो उसे ऊर्जा के रूप में वो बता रहा है कि ऊर्जा के रूप में उसे उत्सर्जित कर रहा है। इतना डिफरेंस है उनकी ऊर्जा के बीच, कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अगर ये थ्योरी आपको अच्छी लग रही है। इसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, देखिए यदि हम क्या करें, यदि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या मान लें, E2 मान लें, और वह निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 मान लें। ठीक है, हमारे पास दो ऊर्जा स्तर है, हमने बताया था एक उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो उच्च वाले को आप E2 मान लो, निम्न वाले को आप E1 मान लो, और जो प्रकाश की आवृत्ति है वो न्यू होती है। ठीक है, वो न्यू आती है। तो यहाँ से आप अभी आपने फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही, क्या देखा था, जो nवीं कक्षा की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, En बराबर माइनस का RH अपॉन में n स्क्वायर, यही होता है ना, माइनस का RH अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर यहाँ पर पहली कक्षा में जा रहा है E2 की मान करें तो n का मान मैं यहाँ पर कर दूंगा n2, और अगर दूसरे पहले में जा रहा है तो इसका कर दूंगा n1। ठीक है, यहाँ 1 2 नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये एक फॉर्मूला हमें बनाना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं E आवर्ती दी गई है, तो आवर्ती के पदों में E का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E बराबर h न्यू, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है, h न्यू। अब E2 का मान देखिए, E2 का मान क्या रखेंगे, E2 का मान रखेंगे माइनस का RH अपॉन में n2 का वर्ग। ठीक है, अब ये माइनस का लगा है, माइनस का चिन्ह, और E1 का फॉर्मूला रखेंगे तो E1 कर देंगे यहाँ पर n1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का RH अपॉन में n1 का। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, h न्यू बराबर, दोनों में h कॉमन है, बाहर ले लो, RH कॉमन ले लो, पूरा बाहर RH बाहर आ गया। अंदर देखे क्या बचा है,
माइनस का 1/n2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/n1 का होल स्क्वायर। तो मैं 1 प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और माइनस वाले को बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये n1 का स्क्वायर और ये n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए न्यू का आप एक फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं आप, न्यू की जगह यहाँ ध्यान रखना ये वी नहीं है, ये न्यू है। न्यू की जगह आप लिख सकते हैं c/λ। न्यू की जगह आप लिख सकते हैं c/λ, ठीक है। तो न्यू की जगह आप लिख रहे हैं c/λ, तो इधर हो जाएगा hc/λ बराबर RH और अंदर बचा है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब क्या कट रहा है यहाँ पर, HC से ये वाला HC पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/λ बराबर, इसको अच्छे से लिखते हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। तो 1/λ बराबर इधर बचा R और बट्टे कोष्टक के अंदर n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लैम्बडा है वो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो आपको किसी भी कक्षा की या किसी भी कक्षा में या बात करें ऊर्जा स्तर के बीच की तरंगदैर्घ्य निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे n1 का मान दे दिया जाए, दूसरा यानी ऐसे करके n1 का मान कह दे कि निम्न ऊर्जा स्तर 1 है और उच्च ऊर्जा स्तर 2 है, तो आपको निकालना है ऐसे। अगर आपको उच्च ऊर्जा स्तर मान लो कितना दे दिया जाए, 4 दे दिया, तो n2 का मान रखोगे, 4 बार कर दोगे तो 16, इधर कर दोगे 1, ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो अभी 2 मिनट के लिए आप मैं इसको रब करता हूँ। तो अभी एक और चीज़ बतानी मुझे, ठीक है। तो देखिए आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। बोर का परमाणु मॉडल हमने पूरा क्लियर कर लिया है, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो और अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर करें, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आप शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और लोगों के साथ भी जुड़ सकें। और आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू कि जिसने भी ये लेक्चर पूरा देखा है। इस लेक्चर के बाद हम अगला टॉपिक लेके आएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें कुछ श्रेणियाँ मिलती हैं, वो श्रेणियाँ हम बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर कराएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप डेली हमसे पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जहाँ से भी हैं, अगर आप जो भी चीज़ यहाँ से स्टडी कर रहे हो तो उसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। केवल वीडियो देखने से ही नहीं कुछ होता, आपको उसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ज़्यादातर उस चीज़ को जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा राइट करें। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं उसके बाद दोबारा उसे राइट करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, उसके जो लर्निंग पॉइंट होता है वो क्लियर हो जाता है पूरा, ठीक है। मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ।